अमित शाह जी, आप चुनाव इस तरह से लड़ते हैं जैसे विपक्ष तय ही नहीं कर पाता कि आपने किया क्या। 3 चुनाव आपने हाल ही में जीते, महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली का चुनाव। अब आपने कह दिया है कि बिहार, बंगाल, सब जगह आप आने वाले हैं, और आपने तो कल पार्लियामेंट में कह दिया कि 15-20 साल तक किसी का कोई चांस ही नहीं है। ये कॉन्फिडेंस कहां से आता? तभी लोग कहते हैं कि सब मैंने पहली बार नहीं कहा है। मैं जब पार्टी का अध्यक्ष बना तब मेरे पहले भाषण में कहा था कि 30 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी, और उसमें से 10 साल हो गए हैं। मैंने कुछ नया नहीं किया है, मगर उस वक्त आप लोग शायद इतनी गंभीरता से नहीं सुनते थे। अब थोड़ा गंभीरता से सुनते हैं। लेकिन इसीलिए शायद विपक्ष कहता है कि सारे इंस्टीट्यूशंस, इलेक्शन कमीशन सब आपका है, तो आपने अपनी जीत पहले से ही तय कर ली है, चुनाव बाद में होंगे। तो इसमें आपत्ति क्या है? लोकतंत्र के अंदर कोई भी पार्टी का विजय वो पार्टी के परफॉर्मेंस के आधार पर होता है। जब आप परफॉर्मेंस करते हो तो स्वाभाविक रूप से कॉन्फिडेंस होता है कि जनता हमें स्वीकार करेगी। जो परफॉर्म नहीं करते हैं उनका आत्मविश्वास नहीं होता है। और मैं मानता हूं कि इस 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में न केवल केंद्र सरकार, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रही, वहां स्थितियों को बदलने में हमने सफलता प्राप्त की, और इसलिए विश्वास आता है। नेता विपक्ष राहुल गांधी कहते हैं कि वो 10 दिन से कोशिश कर रहे हैं पार्लियामेंट में कुछ कहने की, आप इजाजत ही नहीं देते उनको, सरकार बोलने नहीं देती। देखिए नाविका जी, राहुल गांधी को शायद मालूम नहीं होगा, आपको तो मालूम होना चाहिए। पार्लियामेंट में बोलने के रूल होते हैं। बजट पर चर्चा हुई, उनको 42% टाइम दिया गया, जो उनको तय करना है किसको बोलना है। हम कैसे रोक सकते हैं? सब डिपार्टमेंट पर चर्चा हुई, बड़ा 40% टाइम विपक्ष को दिया गया। वो विपक्ष के सम्मानीय नेता है, वो वियतनाम थे, कैसे बोल सकते हैं? फिर जब मैं आऊंगा तब बोलूंगा। ये पार्लियामेंट है भाई, ये पार्टी का दफ्तर नहीं है। यहाँ कुछ रूल्स बने हैं, नियम बने हैं, और फिर चिल्लाते रहना सिंपैथी प्राप्त करने के लिए। सिंपैथी इस तरह से प्राप्त नहीं होती है। मैं राहुल गांधी जी को इस मंच से पूछना चाहता हूं, आपकी पार्टी को कितने घंटे बोलने के लिए टाइम दिया और आप क्यों नहीं बोले? उनको बोलना चाहिए था अपनी पार्टी के इस समय में, मगर वो बोले नहीं। और जब किसी और का समय होता है खड़े हो जाते हैं, मुझे बोलने दीजिए। ऐसा प्रिविलेज है यहां नहीं होता फैमिली का, वो कांग्रेस पार्टी में होता है। लेकिन अमूमन देखा गया है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन जब खड़े होते हैं तो आउट ऑफ रिस्पेक्ट समय दे दिया जाए। तो डिपेंड्स कौन है? पद का सरकार ने अडॉप्ट करने से मना कर दिया है, उस पर एक बहुत बड़ा स्टैंड ऑफ है। इसका कोई हल है? देखिए, अडॉप्ट कर मना किया है। पहले इन्होंने अडॉप्ट कर लिया था। धर्मेंद्र जी ने पार्लियामेंट में इसके डॉक्यूमेंट्स भी बताए हैं। इसके बाद में चुनाव नजदीक आने के कारण जब उनको मालूम पड़ा है कि पब्लिक का गुस्सा करप्शन पर है, अव्यवस्था पर है, और वो परिवारवाद जो उनके बेटे को उनकी जगह बिठाना चाहते, इस पर गुस्सा है, तब जाकर उन्होंने ये सारे मुद्दे उठाए हैं, और जनता ये सब जानती है। लेकिन आप पीछे हटने वाले नहीं हैं? देखिए, कोई कॉम्प्रोमाइज? कोई पीछे हटने की जरूर नहीं है। ये पहली एजुकेशन पॉलिसी है जिसमें प्राइमरी एजुकेशन मातृभाषा में हमने करने का प्रस्ताव रखा है। तमिलनाडु में जब ये अप्लाई होता है तो तमिल में पढ़ाया जाता है। ये पहला एजुकेशन पॉलिसी है जिसमें टेक्निकल एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन स्थानीय भाषा में पढ़ाने की छुट्टी है। तो वो तमिल, मैं तो उनको कहता हूं तुम इधर उधर करे बगैर मेडिकल और इंजीनियरिंग की टेक्स्ट बुक का अनुवाद तमिल में करो, वो नहीं करते हैं। और मैं उनको पूछना चाहता हूं, CUET की परीक्षाएं पहले 1-2 ही भाषा में ली जाती थी, अंग्रेजी और हिंदी, अब 13 भाषा में ली जाती है। इंजीनियरिंग की शिक्षा तेलुगु, मराठी, बंगाली, मलयालम, गुजराती सब में चालू हो गई, तमिलनाडु में नहीं होती है। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश ने मेडिकल की शिक्षा हिंदी में चालू कर दी। उत्तर प्रदेश ने संकल्प किया है। तमिलनाडु के रेलवे स्टेशन पर अब तक
तमिल भाषा में घोषणा नहीं होती थी, अब हो रही है। अब तक सीएपीएफ के एग्जामिनेशन 2 ही भाषा में होते थे, अब तमिल में भी हो रहे हैं, 13 भाषाओं में हो रहे हैं। और उच्च शिक्षा में हमने लगभग 1500 ग्रेजुएशन के पुस्तकों का 13 भाषा में अनुवाद किया है। और दीक्षा प्लेटफॉर्म पर 133 भाषाओं में 3,66,000 ई कोर्स उपलब्ध है, उसमें से 126 भारतीय बोलियां और भाषाएं हैं। ये क्या आरोप लगा रहे हैं? और ऐसा मानते हैं कि सब मान जाएंगे। हम भी फील्ड में जाएंगे, तमिलनाडु की जनता को बताएंगे तमिल विरोधी है तो डीएमके सरकार है जो मेडिकल और इंजीनियरिंग में तमिल में नहीं पढ़ाती। वो कहते हैं कि सवालों के जवाब नहीं देती आपकी सरकार बुलडोज करती है, आपकी सरकार में मुसलमानों के हक छीने जाते हैं और कह रहे हैं कि इस देश का मुसलमान डरा हुआ है क्योंकि आप वक्फ बिल लेकर आने वाले हैं। देखिए, वक्फ बिल से किसी को भी डरने की जरूरत नहीं। 2013 में कांग्रेस पार्टी ने पार्लियामेंट के अंतिम सेशन में कोई लंबी बहस के बगैर वक्फ बिल को पारित कर लिया और वो बिल पारित कर अपनी अपीसमेंट की पॉलिसी को आगे बढ़ाने के लिए, वोट बैंक क्रिएट करने के लिए ढेर सारे ऐसे प्रावधान कर दिए जो हमारे संविधान से ही मेल नहीं खाते। हम वक्फ बिल को संविधान से संरेखित करने का काम कर रहे हैं। कोई भी बिल, कोई भी कानून संविधान के स्पिरिट से ऊपर नहीं हो सकता है। एक फैसला वक्फ बोर्ड करता है, उसको देश की अदालत में चुनौती नहीं दे सकते। ऐसा भारत जैसे देश में कैसे चल सकता है? विपक्ष कहता है कि देश में एक अनसेड इमरजेंसी चल रही है, किसी को बोलने की इजाजत नहीं है। कैसे मालूम पड़ा? बोले तब तो आपको मालूम पड़ा। अगर इमरजेंसी होती तो ऐसा बोलते ही जेल में जाते। ये धड़ल्ले से बोलते हैं ना। इमरजेंसी का डॉक्यूमेंट दिखाए बगैर इमरजेंसी बोल रहे, इससे ज्यादा आजादी क्या हो सकती है कि जबकि इमरजेंसी नहीं है और आप कहोगे इमरजेंसी है। वो कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच को आप ऑनर नहीं करते। देखिए, आपके मंच में यहां आकर बैठते तो स्वतंत्रता थी या नहीं थी? नहीं, हम तो बॉयकॉटेड लिस्ट में हैं। नहीं, आप नहीं, कहीं पर भी नहीं जाते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस रख ले, चलो, कौन रोकता है? सवाल एक जो बार बार पॉलिटिकली उठकर आता है वो है मणिपुर का सवाल। नॉर्थ ईस्ट बहुत तरीकों से आगे बढ़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मणिपुर में सिचुएशन जो अब प्रेसिडेंट्स रूल लगा है, क्या ये पहले लगना चाहिए था? क्या वहां की वायलेंस में पहले कंट्रोल किया जा सकता था? ये सवाल जरूर उठते रहते हैं, इन पर आपकी राय? देखिए नाविका जी, दूर से देखकर सवाल उठाना और सलाह देना दोनों बड़ा सरल होता है। एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन थी, एक प्रकार से वंशीय हिंसा थी, जातीय हिंसा थी, कोई राइट्स नहीं थे। दो समुदायों के बीच में अपने इंटरेस्ट को लेकर एक क्लैश हुआ और ये मणिपुर में पहली बार नहीं हुआ, कई बार हुआ है। जब भी हुआ 3 साल 4 साल चला है और हजारों लोग मारे गए हैं। अब मणिपुर में कमोबेश 7 माह से शांति है, सारे बाजार खुल गए हैं, दुकानें चालू हो गई हैं, जो महंगाई थी वो भी अब जमीन को देश के बाकी हिस्सों की तरह हो गई है, रेलवे भी मणिपुर पहुंच गई है और दोनों समुदायों के बीच में भारत सरकार का गृह मंत्रालय एक बैठक कर चुका है और बैठकें भी नजदीक के समय में ही चिन्हित की गई है। मुझे लगता है कि धीरे धीरे गाड़ी पटरी पर चढ़ जाएगी।